नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अमेरिका का थिंक टैंक कह रहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि युद्ध कभी ना हो। युद्ध हमेशा विनाश लेकर आते हैं। आगे बातचीत करूंगा अभय दुबे जी से इन तमाम मुद्दों पर। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका यह नया साल खुशियां लेकर आए, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप प्यार बांटते चलें, समाज में सकारात्मक संदेश देते चलें, बताते चलें कि हिंदू मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में भाई भाई हैं, कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। और एक खुशखबरी और आपको कि आज से ही 4 PM पॉडकास्ट एक नया चैनल शुरू हुआ है। आज इंद्राणी मुखर्जी का एक रोचक पॉडकास्ट आप देखिएगा। 4 PM पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल है, जैसे आप बाकी चैनल को प्यार देते रहे हैं 4 PM पॉडकास्ट को भी दीजिएगा। लेके चलता हूं अभय दुबे जी के पास और बातचीत शुरू करता हूं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपको, और मेरे पूरे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, पिक्चर आई थी अभय जी, आपको तो पिक्चरों का बड़ा शौक है तो आपने देखी भी होगी पिक्चर। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि अमित शाह जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी पत्रकार ने, उसने सिर्फ इतना पूछा था कि भाई 75 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद में वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है। खुद मोदी जी ने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी उसमें विश्राम कर रहे हैं। तो उसने ये पूछ लिया कि क्या बाकी नेताओं पे लागू होगा बंगाल में, और हमेशा भड़क गए कि बोलो मैं पूछ के बताता हूं आपको, लेकिन बंगाल की चिंता मत करो, हमारी पार्टी की चिंता मत, बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। ऐसा कौन सा सवाल है भाई जो उसने गलत पूछ लिया। ये मैंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद डर गए हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि हमारे जिस आदमी ने पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया, रथ यात्रा निकाल के लाल कृष्ण आडवाणी को ढक्कन बना दिया गया, वानप्रस्थ आश्रम में भेज दिया गया, मुरली मनोहर जोशी का ये हाल किया गया। बुढ़ापे में कोई किसी के संग ऐसा जुल्म ना जाति ना करे जो उन विचारों के साथ हुई है। सपने देख रहे थे कि 75 साल के हो गए मोदी जी, संग में आ जाएंगे, शाम की चाय साथ पिया करेंगे आश्रम में बैठ के। लेकिन मोदी जी तो अगला 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 भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। वो तो वाकई में अगर भगवान विष्णु का अवतार होते तो 150-200 साल तक वो चुनाव लड़ते रहते। लेकिन मैं समझ नहीं पाया अमित शाह के गुस्से के पीछे कारण क्या था। आपको क्या लगता है कि हमारे अल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आ गया? देखिए, हमारे अल्बर्ट पिंटो की कुछ समस्या है। समस्या ये है कि वो लंबे अरसे से मोदी जी की सेवा कर रहे हैं। जब गुजरात में थे तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी के वो गृह राज्य मंत्री थे। वो केवल गृह राज्य मंत्री नहीं थे, मोदी जी के कारिंदे की तरह काम करते थे। आप देखिए, गृह राज्य मंत्री का तो एक सम्मानजनक पद होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसका एक प्रोफाइल होता है। गृह राज्य मंत्री कारिंदे की तरह काम नहीं करता है। लेकिन अमित शाह मोदी जी के कारिंदे की तरह काम करते हुए नजर आए, और इसका प्रमाण सारे देश ने तब देखा जबकि आज उनकी पार्टी की जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के, उन्होंने जब आम आदमी पार्टी के मंत्री थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने बताया था किस तरह मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिनको वो साहब कहते हैं, उनके कारिंदे की तरह, उनके हैंचमैन की तरह, उनके लठैत की तरह आचरण कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसका ये उसको वहां उस फ्लाइट पे नहीं चढ़ने देना है, उसको ये नहीं करने देना, उसको वो नहीं करने देना है, बगल में एक टावर है, उस टावर से उसकी सारी टेप कर लो, ये पता लगा लो, वो पता लगा लो, साहब बगल में बैठे हुए हैं, साहब यहीं बैठे हुए हैं, साहब ये सब देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये सब जो कि दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये हैं आपके अल्बर्ट पिंटो जिनका आप जिक्र कर रहे थे। दिक्कत की बात यह है कि इतनी सेवा करने के बावजूद, उसके बाद पिछले 11 साल से दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा करने के बावजूद उनका नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनकी अपनी आत्म छवि यह है कि हमने वो फलाना चुनाव जिताया, फलाना चुनाव जिताया, ठिकाना चुनाव जिताया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने धारा 370 हटाई, हमने उसको फिट किया, हमने इसको फिट किया। गुजरात में कम से कम उन्होंने 10 साल किया, और 11 साल से दिल्ली में कर रहे हैं। 21 साल से वो मोदी जी की सेवा कर रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर जब वो मिलते हैं, मैंने खुद उनका चित्र देखा है, मोदी जी का हाथ पकड़ के किस करते, हाथ पकड़ के चूमते हैं मोदी जी का, वो चित्र मैंने खुद देखा है। देश के लाखों करोड़ों लोगों ने वो चित्र देखा होगा। तो इसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी, एक आदमी सोचता है वो गृह मंत्रालय
उसके हाथ में है, वो देश में जो चाहे वो करवा सकता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसको कहता है अपनी भारतीय जनता पार्टी, उसका वो एक डिजूरी अध्यक्ष है, डिफेक्टो भले ही ना हो, अध्यक्ष कोई भी हो, उसकी कमान उन्हीं के हाथ में रहती है। ऐसा व्यक्ति भी इस परिस्थिति में अपने आप को अक्षम पा रहा है कि वो अपने आप को ये तसल्ली नहीं दे सकता कि वो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी है जिसकी वो अभी तक सेवा कर रहा है। और ऐसी भी बात नहीं है कि वो जिसकी सेवा कर रहा है वो व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा उत्तराधिकारी बने। मोटी तरह व्यक्ति भी चाहता है उत्तराधिकारी, लेकिन परिस्थिति इस तरह की है कि वो बन ही नहीं पा रहा है अध्यक्ष। तो वो चिढ़ा रहता है, नाराज रहता है, बात बात पे ताव खाता है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कुछ पूछ लिया, तो उसको कहने लगा कि अच्छा, जब हम बात कर रहे थे तब क्या अपनी भाभी जी के बारे में सोच रहे थे आप? ये जवाब दिया इन्होंने। आपने सुना होगा उनका जवाब। तो ये उनकी दिमागी हालत है, और इस दिमागी हालत में वो ऊल जलूल इस तरह की बातें तो करेंगे। ये वही अमित शाह हैं जो संसद में साला शब्द अभी बोला था इन्होंने। तो काफी उनके लिए खिसियाने का वक्त है। अच्छा, ये कहीं नाराजगी इस बात की भी है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक चालें हैं वो अमित शाह को परेशान कर रही है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी को समझ में आ रहा है, गुजरात कौमी को समझ में आ रहा है, अगर इसी तरह योगी आदित्यनाथ खेल खेलते रहे तो पिछड़े और दलितों का टाटा बाय बाय हो जाएगा पार्टी से। तो क्या यही डर है, यही गुस्सा है अमित शाह को जो भड़का रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया तो योगी आदित्यनाथ के भी पास तो लंबा अभी समय है, उम्र कम है उनकी, एक चुनाव हारेंगे भी तो अगली बार वो दिल्ली में पीएम का चेहरा हो जाएंगे, ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। क्या अमित शाह को गुस्सा आने की वजह ये भी है कि काम दांव चल देखिए, नहीं पा रहे? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, ये सब खत्म हो जाएगी। कितनी भी उनकी कम उम्र हो, वापसी की कोई संभावना नहीं है। राजनीति में इस तरह की वापसियां नहीं होती हैं। योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव नहीं है, योगी आदित्यनाथ लालू यादव नहीं है, योगी आदित्यनाथ सिद्धरमैया नहीं है, ये नहीं है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी नहीं है जो वापसी कर पाए। इनकी वापसी नहीं होगी। ये तो इनकी तो टिप्पस लग गई योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए परिस्थितियों वश। तो चुनाव का अभियान चल रहा था तो मुख्यमंत्री पद के ये दावेदार नहीं माने जाते थे। तो अब जो मुख्यमंत्री बन गए, अब दोबारा इनको मौका नहीं मिलने वाला, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो ना नरेंद्र मोदी को अगला मौका मिलेगा और ना ही अमित शाह को अगला मौका मिलेगा, क्योंकि 2029 फिर ये नहीं जीत पाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना ही जीतना है इन्हें, लेकिन साथ में इस तरह जीतना है ताकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बन पाए। इन्हें तनी हुई रस्सी पर चलना है, जरा भी डगमगाए नीचे गिरे और हाथ पैर टूटे, इनवैलिड हुए 6 महीने के लिए, ये हो जाएगा। क्योंकि पूरा दांव ये है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तिथि आगे बार बार बढ़ाई जा रही है। बढ़ाते बढ़ाते अब 6 जनवरी को एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आएगी। और उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर के नाम पे घपला हो रहा है, अलग से कभी आप कार्यक्रम करें तो मैं आपको उसका सारा हाल बताऊंगा, क्या घपला हो रहा है उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बारे में। और एक तरफ इंटेंसिव स्पेशल रिवीजन हो रहा है जो केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो अलग से एक रिवीजन करवा रहा है जो कि पंचायत चुनाव के लिए है, यानी ग्रामीण चुनाव के लिए है। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट जारी कर दी है, और उस रिपोर्ट में और जो सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई जा रही मतदाता सूची है, उसके बीच में 4 करोड़ वोटों का फासला है। 4 करोड़ वोट ज्यादा होने चाहिए जो सीईसी द्वारा दी गई रिपोर्ट, क्योंकि वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी की है वो केवल ग्रामीण उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, उसके वोट 4 करोड़ ज्यादा हैं इससे।
जो पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है उससे, उस आंकड़े से आप इससे अंदाजा लगाइए। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसको अभी डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी असली तस्वीर जल्दी ही निकलकर सामने आएगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। एक गाना था, रास्ते का पत्थर दुनिया ने मुझे बना दिया, जो निकला वो ठोकर लगा के चला गया। इस तरह की लाइनें थी कुछ कुछ उसकी। तो भारत का भी हाल ये हो गया, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। अब तक ट्रम्प कहते थे भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अब चीन भी कूद पड़ा। चीन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। कांग्रेस कह रही है प्राइम मिनिस्टर तो भैया तय करो, ट्रम्प को कहोगे तो भैया चचा तुमने नहीं रुकवाया, हमने रोका। कांग्रेस कह रही है कि बताओ चीन को कि तुमने नहीं रुकवाया, हमने रोका। प्रधानमंत्री जी मौन है, भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में है। ये क्या कहें कि अमेरिका और चीन केवल लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, या वाकई में कुछ रोल है अमेरिका और चीन का भारत और पाकिस्तान के जो कथित युद्ध है। युद्ध तो वो डिक्लेयर नहीं हुआ, झड़पें जो है उन झड़पों को रुकवाने का। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय जनता पार्टी की हलक में अटका हुआ। ऑपरेशन सिंदूर न उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई या मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत की हार हुई या भारत की जीत नहीं हुई, ये मैं कहूंगा। ये अपने आप में एक सवाल है और इस सवाल का अंतिम जवाब अभी तक नहीं मिला है। मिलने वालों को मिल भी चुका है, लेकिन सरकार लगातार ये दिखा रही है कि नहीं उसकी जीत हुई, और बार बार इस तरह के प्रमाण आते रहते हैं कि नहीं उसकी जीत नहीं हुई। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अब चीन के विदेश मंत्री ने कह दिया, और भारत का विदेश मंत्रालय वही रटी रटाई बात कहता है कि नहीं इसमें तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाई आप तो जो एक रटा रटाया बयान है वो आप देते हैं, यानी अपनी आप जो 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 आपकी एक 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 पोजीशन है, आपकी जो विदेश नीति का एक आधार है कि भारत और पाकिस्तान एक बायलैटरल मामला है, द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, आप केवल उसको दोहरा देते हैं, जबकि तीसरा पक्ष बार बार हस्तक्षेप कर रहा है। अभी तक केवल अमेरिका हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा था, अब चीन भी पूरी दावेदारी के साथ निकल कर आया है कि उसने हस्तक्षेप किया, और साथ में पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों बयान देकर कहा कि सऊदी अरब ने हस्तक्षेप किया। मेरा तीन देशों ने की तरफ से यह स्पष्ट दावा किया जा चुका है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराने के लिए हस्तक्षेप कर चुके हैं। भारत के पास एक ही जवाब है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, और इस मामले में मोदी जी बोलने से काफी परहेज करते हैं। लोकसभा में एक बार बोलने के अलावा वो कभी नहीं बोलते, चुप रहते हैं आप। तो ये जो पूरा तरीका है इनका, इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर इनकी एक बड़ी कमजोरी बन चुका है, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल है इस पूरी दुविधा से निकलना। लेकिन अच्छा, उन्होंने दुविधा से निकलने के लिए तरकीब ढूंढ ली। उन्होंने धुरंधर पिक्चर बना दी। धुरंधर में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, हमारे एजेंट ने जाके ट्राई बनाई। भक्त खुश हैं, 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में तुले हुए हैं। हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी मित्र जो हैं वो संघ के बहुत हैं, उनके हमारे मित्र का पैर टूट गया। उनकी पत्नी बड़ी भक्ति भाव वाली है संघ को लेके और बीजेपी को लेके। और टूटे पैर से बेचारे को वॉकर पे ले जाके बोले नहीं धुरंधर देख के आओ, बड़ी अच्छी पिक्चर है, भारत ने दिखाओ पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बेचारा टूटी टंग से गया, लौट के क्या कहता कि यार मैं नहीं जाता, मेरी बीवी मारती, लेकिन बकवास मूवी, सुपर बकवास मूवी में समझ नहीं आया, 1000 करोड़ पे चल रहे। तो जो भक्तों के लिए, भक्तों को लगा कि वहां से तो नहीं जीत पाए, मतलब हम नहीं बता पाए कि हमारे राफेल का क्या हुआ, कितने राफेल गिरे और कितना क्या हुआ, तो कम से कम पिक्चर में धुरंधर में खुश हो जाए। तो भक्तों को लॉलीपॉप होता है ना, बच्चे रोते हैं उनके मुंह में निप्पल लगा दी जाती है कि बेटा चुप हो जाओ, दूध पियो, तो वो धुरंधर आ गई। ऐसी काल्पनिक कहानियों से हम खुश होते रहेंगे। ये धुरंधर फिल्म तो शुरू होती है और उस वक्त खत्म हो जाती है जब मोदी जी का कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ था। मोदी जी का कार्यकाल कई साल बाद शुरू होने वाला था। धुरंधर फिल्म का मोदी जी के कार्यकाल से कोई संबंध नहीं है। एक डायलॉग है ना बाद में, ये नया भारत है, घुस के मारता है। वो सब जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है, लेकिन पूरी फिल्म को आप देखिए, पूरी फिल्म तो वहां खत्म होती है जब मोदी जी के कार्यकाल के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
दूसरे उसमें एक और तिकड़म की गई है कि उसमें अनंत महादेवन का जो सॉरी उसका उसका जो किरदार है, उसकी शक्ल सूरत उन्होंने अजय डोभाल जैसी बना दी है, रॉ के अफसर की। माधवन की इसके अलावा माधवन मोदी जी के हाँ जी, माधवन। मोदी जी के कार्यकाल से कुछ जुड़ता नहीं है उस फिल्म के अंदर। फिल्म एक तरह से अगर फिल्म की कला के लिहाज से देखा जाए तो फिल्म में कुछ अच्छे पहलू भी हैं, लेकिन ये जरूर मैं मानना चाहूंगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रचार का ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा है जिससे वो अपनी गोटी लाल ना कर सकें। ये जो आदित्य धर इस फिल्म के निर्देशक हैं, इन्होंने पहले फिल्म बनाई थी उड़ी द स्ट्राइक, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। वो भी वेल मेड मूवी थी, वो भी अच्छी बनाई थी उन्होंने। फिल्म देखने में अच्छा लगा था, इतनी अच्छी फिल्म, अच्छी तरीके से बनाई थी, अच्छी वार मूवी लग रही थी उड़ी देखने में। अब उन्होंने दोबारा ये फिल्म बनाई है, तो मोदी जी सोचते हैं कि फिल्में बनाकर, ड्रामे करवाकर, गीत गब्बाकर, नाटक करवाकर, भाषण देकर, लफाजी करके इसी से काम चल जाएगा। लेकिन मुझे मोदी तो जी को परफॉर्म कहाँ करना है? मोदी जी को परफॉर्म करना है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, मोदी जी को परफॉर्म करना है विदेश नीति के मोर्चे पर, डराइए मोदी मत जी ऐसी को बातें परफॉर्म करके। करना है रक्षा नीति के मोर्चे पर, मोदी जी को परफॉर्म करना है वाणिज्य नीति के मोर्चे पर, मोदी जी को परफॉर्म करना है उड्डयन मंत्रालय के मोर्चे पर, स्किल मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है इसके मोर्चे पर काम परफॉर्म करना है। मोदी जी को इन मोर्चों में परफॉर्म करना है। फिल्म बना के मोदी जी को ब्राउनी पॉइंट नहीं मिलेंगे। आदित्य धर को, उनकी कंपनी को और फिल्म इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी, आप ये मोदी जी की जमीन नहीं है, ये मोदी जी की कसौटी नहीं है। और मोदी जी जिन 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 जमीनों पर मोदी जी को परफॉर्म करना चाहिए, जब मैं उनकी चर्चा करता हूं तो आप खुद सोच लीजिए, उड्डयन मंत्रालय की जमीन पर मोदी जी ने क्या परफॉर्म किया, गृह मंत्रालय की जमीन पर अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर क्या परफॉर्म किया, ये भी वो तो जो देखिए। है, आप आप माने ना माने, लेकिन वो जो है मोदी जी को तो सपने इसी में आते हैं। और मुझे तो मुंबई में कोई ये बता रहा था कि आदित्य धर को निर्देश आ जाते हैं कि हर साल में एक ऐसी पिक्चर बनानी है, राष्ट्रवाद का तड़का जिसमें लगता रहे, लोग बल्ले बल्ले होते रहे और आदित्य धर की जेबें पूरी पूरी भरती रहे। इसी तरह की पिक्चर है, एक राष्ट्रवाद का तड़का लगा दो, पिक्चर में नारे लगवा दो, पिक्चर में कह दो कि हम जीत गए, हमने कुछ देर बाद तो पिक्चर है कि मोदी जी ट्रम्प का कॉलर पकड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ट्रम्प डर के मारे कांप रहे हैं, ऐसी पिक्चर भी आ सकती है। जब पिक्चर के सारे युद्ध जीतना है तो पाकिस्तान को भी हरा लेंगे, हम अमेरिका को भी हरा लेंगे, हम चीन को भी धमका नहीं लेंगे। तो संजय जी, इस प्रकार की खबरें तो छपी रही हैं। मोदी ने ट्रम्प को सबक सिखाया, हाँ हाँ मोदी ने ट्रम्प को आईना दिखा दिया, मोदी की वजह से ट्रम्प हिल गए। इस तरह के एडिट बन रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसे अमेरिका एक मजबूर है भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए। पिक्चर के नाम पे मुझे याद आया, ऐसे एक शख्स हैं, शांतनु नाम है उनका, भाई बड़ा फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी इसलिए कि उन्हें जो है अपनी किताबें बेचनी होती हैं, तो उसने योगी आदित्यनाथ के ऊपर किताब लिखी और सूचना विभाग में, सरकारी विभाग में दया दनादन किताबें बेचने शुरू कर दी कि यार देखो मैंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखी है। फिर योगी आदित्यनाथ को समझा दिया कि आपके ऊपर पिक्चर बनाएंगे, सुपर डुपर हिट हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, धुरंधर का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। धुरंधर आई नहीं थी, मतलब उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसी ऐसी पिक्चरें जब आई है तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, पिक्चर बना देगी। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी पिक्चर सुपर फ्लॉप हुई, क्योंकि उस आदमी कुछ आता जाता है नहीं, टीवी चैनल में बैठ के भक्ति भाव करता है वो बैठ के, और अपनी किताबें माल बेचता है। तो साहब वो योगी आदित्यनाथ की पिक्चर फ्लॉप हुई तो लोगों ने कहा कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की, कम से कम वो पिक्चर हिट हो जाती तो ये लगता है योगी जी की ब्रांडिंग है। सुना है कि लत्या के भगाया गया उस आदमी को कि निकल भाई यहाँ से, ऐसी फ्रॉड की बातें मत कर। तो ये मूवी के जरिए एक नई काल्पनिक दुनिया तैयार की जाती है भक्तों की, और वो आपने जितने मोर्चे गिना दिए नए साल के पहले दिन, उतने तो ब्लड प्रेशर हाई कर देंगे। उन तमाम मोर्चों पे सरकार विफल होती नजर आ रही है। बात करूंगा एक दूसरे मुद्दे पर कि अमेरिकी थिंक टैंक ने ये कहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। क्या लगता है आपको कि अब भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए तैयार है? कि युद्ध किसी भी देश में नुकसान दोनों देखिए, तरफ मैं है। इस खबर से परिचित हूं संजय जी, और मैं ये मानता हूं कि अमेरिकी थिंक टैंक की इस खबर में दम है। और भारत तो
युद्ध को मैं मानता हूं कि थोड़ा सा युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहेगा। मोदी जी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध होने पर जो बोझ पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, मोदी जी की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चाहेंगे कि भारत के साथ एक छोटी मोटी झपट हो जाए। इसके लिए वो कमर कस रहे हैं, और जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का थिंक टैंक कह रहा है, वही अमेरिका ही पाकिस्तान को उकसाएगा कि भारत के साथ एक युद्ध लड़ ले, क्योंकि तब अमेरिका की झोली में दोनों गिरेंगे, जाके भारत भी गिरेगा और पाकिस्तान भी गिरेगा। अमेरिका बारी बारी से अपनी गोदी में उन दोनों को बैठाएगा। कभी वो पाकिस्तान को गोदी में बैठाए हुए नजर आएगा और कभी भारत को गोदी में बैठाए हुए नजर आएगा। ये होने वाला है, और चीन इसमें लेगा मजे। चीन पाकिस्तान को मदद करेगा, पाकिस्तान को उकसाएगा, पाकिस्तान को हथियार वगैरह भी देगा, अपनी जो हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री सिस्टम्स हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है, वो भी पाकिस्तान को देगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तान को दिए थे। ये सब चीन करने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये अमेरिका का गेम है, और अमेरिका इस गेम को खेलेगा। अमेरिका के गोदी के आधे हिस्से में एक घुटने पर भारत बैठा होगा मोदी जी के नेतृत्व में, एक घुटने पर पाकिस्तान बैठा होगा शहबाज शरीफ के नेतृत्व में। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ये आप। हम लोग हो सकता है कि हम लोग 2026 के दौरान देखें। ईश्वर ना करे कोई युद्ध हो। उधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग थी, ज्ञानेश कुमार उनको उंगली दिखा के बात कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, मतलब आपको चुना गया है, तय किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, आप नामजद। ये उंगली दिखाने वाली बात अगर सही है सांसद को, नेता को, तो क्या ये तो हद हो गई। ज्ञानेश कुमार का मानसिक संतुलन क्या खराब हो गया है? बहुत दिमाग खराब है उनका बहुत दिमाग खराब है। देखिए, अभी तो ज्ञानेश कुमार पे और भी ज्यादा इस तरह की बातें उन्हें सुननी पड़ेंगी। वो विपक्ष से मिलते नहीं है, पता नहीं क्यों उन्होंने अभिषेक बनर्जी को बुला लिया मिलने के लिए। उनकी नीति तो है विपक्ष से दूर रहो, विपक्ष किसी आरोप को जवाब मत दो, अपने चुनाव आयोग में बैठे रहो, जो सरकार जो कहती है वो एजेंडे को पूरा करते रहो। अब उन्होंने अभिषेक बनर्जी को बुला लिया। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भांजे हैं, और वो उसी अंदाज में, उसी आक्रामक अंदाज में बातचीत करते हैं। संसद में आपने उनके भाषण सुने ही होंगे। काफी योग्य व्यक्ति हैं, अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में ममता बनर्जी के उभर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री बनी रही तो अभिषेक बनर्जी के सिर पे ताज पहना के ही रिटायर होंगी वो। और मैं तो मानता हूं अगर कभी विपक्ष की सरकार बनी केंद्र में तो अभिषेक बनर्जी को बहुत बड़ा मंत्रालय मिलना तय है। वो भारत के उभरते हुए युवा नेताओं में से एक है। हम लोग चूंकि बंगाल की राजनीति से बहुत निकटता से परिचित नहीं है, दूर से देखते हैं उसको, इसलिए हम लोग उनकी चर्चा नहीं करते। ये सब जो सिंधिया और ये सारा जो तत्व है, मतलब जितेंद्र प्रसाद, सिंधिया, ये सब जो नए इस उम्र के लोग जो हैं, उसमें अभिषेक बनर्जी काफी आगे हैं हर तरीके से। मैं ही मानता हूं कि अगर ममता बनर्जी ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीत गई, जिसकी पूरी संभावना है कि वो जीत जाएंगी, तो उसमें अभिषेक बनर्जी का कैरियर ग्राफ और भी ज्यादा ऊंचा होगा। ठीक बात है। अभिषेक बनर्जी ने काफी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और आप नामजद हैं। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं किस घड़ी में बुला दिया होगा, सोच रहे होंगे ज्ञानेश कुमार क्यों ही बुलाया। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।